नमस्कार साथियों, YouTube चैनल कल्पना हिंदी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं उन साथियों को बताना चाहती हूँ जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं कि हमारे चैनल पर हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की टेस्ट सीरीज चल रही है। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। आपके पास ऑप्शन है गार्सद दासी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या पंडित हरप्रसाद शास्त्री। सभी लोगों ने अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर देने हैं। तो चलिए बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। अब हम जानेंगे कि गार्सद दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। चलिए बताइए, गार्सद दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है। बिल्कुल सही, गार्सद दत्तासी ने किससे मानी है, राजसूय से मानी है। ठीक है। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रासक शब्द से मानी है। ठीक है। और पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है, राज यश से मानी है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है। आपके पास ऑप्शन है बाबू श्याम सुंदर दास, ठाकुर शिव कुमार सिंह, रामनारायण मिश्र या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। आपको बताना है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन शामिल नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रामचंद्र शुक्ल काशी नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में शामिल नहीं है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, तब आपका उत्तर क्या होगा। चलिए बताइए, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई। बिल्कुल सही, 1893 ईस्वी में। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है, तब आपका उत्तर क्या होगा। बताइए, काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है। बिल्कुल सही, 1896 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना है। आपके पास ऑप्शन है वीणा, ग्रंथि, गिरजे का घंटा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना कौन सी है, उसका चयन करना है आपको और साथ में उसका रचना काल भी बताना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। गिरजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की पहली रचना है और इसका रचना काल क्या माना जाता है, 1916 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन इनमें से कौन सा है। आपके पास ऑप्शन है अशोक के फूल, चिंतामणि, विचार और वितर्क या रसज्ञ रंजन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन सा निबंध संकलन रामचंद्र शुक्ल का है, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संकलन है। अब हम बात करेंगे कि अशोक के फूल, इसके निबंधकार कौन है। बताइए, अशोक के फूल किसका निबंध है ये। बिल्कुल सही, हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1948 ईस्वी का। ठीक है। अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1948 का है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का है और विचार और वितर्क ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, 1957 ईस्वी का। ठीक है। और रसज्ञ रंजन, बताइए रसज्ञ रंजन के रचनाकार कौन है। बिल्कुल सही, महावीर प्रसाद द्विवेदी। हमारा अगला प्रश्न है, दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या है। आपके पास ऑप्शन है 15, 20, 10 या 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा। दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी है, उसका चयन करना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। दंडी के अनुसार काव्य गुणों की संख्या 10 मानी जाती है। और कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है, तब आपका उत्तर क्या होगा। बताइए, वामन के अनुसार काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी जाती है। बिल्कुल सही, वामन के अनुसार जो है काव्य गुणों की संख्या 20 मानी जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म असंगत है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में एक साइड आपके पास रचनाएं दी गई है और दूसरी साइड इनके रचनाकारों का नाम है। ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा युग्म असंगत है।
ऑप्शन नंबर 1 में है अकाल में सारस केदारनाथ से हैं, चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर से हैं, इन दिनों अशोक वाजपेयी, महावृक्ष के नीचे अज्ञे। तो बताइए कौन सा युग्म असंगत है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। इन दिनों अशोक वाजपेयी की रचना नहीं है। तो ये बता दीजिए कि किसकी रचना है ये? बताइए इन दिनों किसकी रचना है? बिल्कुल सही, कुंवर नारायण की है। इन दिनों रचना जो है वो कुंवर नारायण जी की है 2002 की। ठीक है। अकाल में सारस केदारनाथ सिंह की है, बिल्कुल सही। चुका भी नहीं हूं मैं शमशेर बहादुर सिंह की है। और महावृक्ष के नीचे अज्ञे जी की रचना है 1977 ईस्वी की। ठीक है। और अकाल में सारस इसका रचना काल क्या है? पिछली क्लास में ही मैंने आपको बताया था। चलिए बताइए अकाल में सारस इसका रचना काल क्या है? बिल्कुल सही, 1988 ईस्वी की रचना मानी जाती है ये। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी हैं? आपके पास ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी। प्रस्तुत पंक्तियां किसकी है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह पंक्तियां जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की है। हमारा अगला प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? आपके पास ऑप्शन है मिश्र बंधु, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रमाशंकर शुक्ल प्रसाद या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी है। अब हम बात करेंगे कि मिश्र बंधु ने रीतिकाल को क्या संज्ञा दी है। चलिए बताइए। बिल्कुल सही। मिश्र बंधुओं ने जो है वो अलंकृत काल कहा है रीतिकाल को। ठीक है, क्या कहा है? अलंकृत काल। और रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कला काल कहा है। ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल को रीतिकाल की ही संज्ञा दी है। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका है। आपके पास ऑप्शन है अलका सरावगी, सुभद्रा कुमारी चौहान, बंग महिला या शिवानी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका कौन है इसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। नारी विमर्श पर लिखने वाली पहली लेखिका बंग महिला है। अब आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है। ठीक है, आप लोगों के लिए आज का प्रश्न है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रथम नाटक के रूप में चर्चित नहुष के लेखक हैं। आप जानते हैं कि हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना जाता है? नहुष को माना जाता है। ठीक है, अब आपने बताना है कि इसके लेखक कौन हैं। आपके पास ऑप्शन है बाबू गोपाल चंद्र, भारतेंदु हरिचंद, राजा लक्ष्मण सिंह या श्रीनिवास दास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा और साथ में नहुष का रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। नहुष के लेखक कौन है? बाबू गोपाल चंद्र हैं। और नहुष का प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 1859 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है प्रभाकर माचवे, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल या रघुवीर सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सा कवि तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है उसका चयन करना है आपको और साथ में ये बताना है कि फिर वह किस सप्तक में शामिल है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रघुवीर सहाय जो है वो तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है। किस सप्तक के कवि माने जाते हैं? रघुवीर सहाय जो है वो दूसरे सप्तक के कवियों में शामिल हैं। आप जानते हैं कि आगे जी के संपादकत्व में कुल 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। ठीक है, पहला जिसको हम तार सप्तक के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसका प्रकाशन वर्ष क्या माना जाता है? 1943 ईस्वी। दूसरा सप्तक कब हुआ था? 1951 में, और तीसरा 1959 में, और चौथा 1979 ईस्वी में। ठीक है, तो रघुवीर सहाय जो है वो तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है बल्कि दूसरे सप्तक में शामिल है। हमारा अगला प्रश्न है, वधु विनोद के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शन है घनानंद, भूषण, कालिदास त्रिवेदी या देव। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वधु विनोद के रचनाकार कौन है और रचना काल क्या है इसका, ये भी बताना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। वधु विनोद के रचनाकार कौन है? कालिदास त्रिवेदी है, और इसका रचनाकाल क्या माना जाता है? 1692 ईस्वी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आपके पास ऑप्शन है हम विष पाई जन्म के, सूत की माला, प्रभात फेरी या विसर्जन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको चयन करना है कि हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सूत की माला हरिवंश राय बच्चन जी की है, 1948 ईस्वी की रचना। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम विष पाई जन्म के, इसके रचनाकार कौन है। बताइए, हम विष पाई जन्म के, इसके रचनाकार का नाम? बिल्कुल सही, बालकृष्ण शर्मा नवीन। हम विष पाई जन्म की किसकी रचना है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की है। प्रभात फेरी नरेंद्र शर्मा की है। ठीक है, और विसर्जन रचना जो है वो किसकी है? देखो, विसर्जन नाम से मैथिली शरण गुप्त ने भी एक नाटक लिखा है, और विसर्जन नाम से ही एक काव्य है उदय शंकर भट्ट का। ठीक है, तो ये दोनों कवियों ने जो है वो विसर्जन नाम से ही रचनाएं की हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ये आपके पास पंक्ति दी गई है, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? एक बार मैं पंक्ति फिर से पढ़ देती हूँ। पंक्ति है आपके पास, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। किसकी पंक्तियाँ है ये? आपके पास ऑप्शन है रघुवीर सहाय, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त या भगवती चरण वर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, ये पंक्तियां जो है वो भगवती चरण वर्मा की है। भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध कविता है एक दीवानों की हस्ती, उसी में से ली गई है ये। हमारा अगला प्रश्न है, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? आपको बताना है कि रंगभूमि उपन्यास जो है वो किस दर्शन से प्रभावित है। आपके पास ऑप्शन है मार्क्सवादी दर्शन, समाजवादी दर्शन, गांधीवादी दर्शन या राष्ट्रवादी दर्शन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रंगभूमि जो कि किसका उपन्यास है, चलिए पहले ये बता दीजिए। बताइए, रंगभूमि उपन्यास किसका है? बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी का है, 1925 ईस्वी का। अब आपको बताना है कि यह किस दर्शन से प्रभावित है, और जो इसके मुख्य पात्र हैं उनका नाम भी बताना है। बताइए, रंगभूमि उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। रंगभूमि उपन्यास गांधीवादी दर्शन से प्रभावित है। प्रेमचंद जी का उपन्यास है, 1925 ईस्वी का, और इसके जो प्रमुख पात्र हैं वो भी बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो रंगभूमि के प्रमुख पात्र कौन कौन हैं? सूरदास, सोफिया, विनय। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द शक्ति का भेद नहीं है? आपके पास ऑप्शन है व्यंजना, करुणा, लक्षणा, अभिधा। आपको बताना है कि कौन सा भेद शब्द शक्ति का नहीं है, उसका चयन करना है आपको। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आप जानते हैं कि शब्द शक्ति के मुख्यतः 3 भेद माने जाते हैं, व्यंजना, लक्षणा और अभिधा। तो करुणा जो है वो शब्द शक्ति का भेद नहीं है। हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से रामकुमार वर्मा की एकांकी है। आपके पास ऑप्शन है नाटक बहुरंगी, रीढ़ की हड्डी, तांबे के कीड़े या रेशमी टाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। रेशमी टाई रामकुमार वर्मा की एकांकी है। तांबे के कीड़े भुवनेश्वर की रचना है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, विशेषण के कितने भेद होते हैं? आपके पास ऑप्शन है 8, 6, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विशेषण के कितने भेद होते हैं और साथ में उनके नाम भी बताने हैं आपको, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था। जो व्याकरण वाली क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था ये। चलिए बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाम भी बता दीजिए। बिल्कुल सही। सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण, ये 4 भेद जो है वो विशेषण के माने जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, आवाहन का विलोम है। आपके पास ऑप्शन है अवगाहन, विसर्जन, तिरोभाव या धन्यवाद। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आवाहन का विलोम बताना है आपको। विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। आवाहन का विलोम क्या होगा? विसर्जन होगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। आपके पास ऑप्शन है दुखवा में कासो कहूँ मोरे सजनी, गल्प मंदिर, सतमे के बच्चे या चिंगारियां। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कौन सी कहानी विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की है उसका चयन करना है आपको। बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। कल्प मंदिर विश्वंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है। अब हम जानेंगे कि दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, इसके कहानीकार कौन है। चलिए बताइए, किसकी कहानी है ये। बिल्कुल सही, चतुरसेन शास्त्री की। और सतमे के बच्चे राहुल सांकृत्यायन की। ठीक है। चिंगारियां, बताइए चिंगारियां किसकी कहानी है? ये तो बहुत ही फेमस कहानी है। बिल्कुल सही, बेचन शर्मा उग्र की है, 1925 ईस्वी की। ठीक है। आप जानते हैं कि जो बेचन शर्मा उग्र की चिंगारियां हैं, इनकी 12 कहानियों का यह संग्रह है। ठीक है। और जिसे क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आता है कि बेचन शर्मा उग्र की कौन सी कहानी है जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो वह कहानी थी इनकी चिंगारियां। ठीक है। और इसमें 12 कहानियां संकलित है। ठीक है साथियों, ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास आपको कैसे लगी और आपके कितने प्रश्न सही हुए। जो साथी इस क्लास को बाद में देखते हैं उनसे भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने उत्तर अवश्य कमेंट बॉक्स में देते रहें। ठीक है। इससे क्या होता है कि अगर हमारे प्रश्न अभी यहाँ पे गलत होते हैं तो एग्ज़ाम हॉल में वो प्रश्न गलत ना हो, क्योंकि होता ही है कि हम अपनी गलती को सुधार सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।